गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स देखेंगे और इसके बाद वन बाय वन कवर किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच के जो टाइप्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 20+ फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाएगी और वन बाय वन एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पहला है, अभी लिस्ट देख लीजिए कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। तो फर्स्ट है सिमली। सिमली को बोलते हैं उपमा अलंकार, है ना। सेकंड है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है मेटानिमी, इसको बोलते हैं लक्षणा अलंकार। और अपास्ट्रॉफी, इसको बोलते हैं संबोधन अलंकार। हाइपरबोल, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। सिनेक्डकी, उपलक्ष्य अलंकार। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स, विशेषण विपर्य अलंकार। यूफेमिज्म, इसको बोलते हैं व्यंजना अलंकार। आयरनी, आयरनी को बोलते हैं व्यंग अलंकार। पन, पन होता है श्लेष अलंकार। एसोनेंस, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस होता है प्रतिपक्षता अलंकार। ऑक्सीमोरान, ऑक्सीमोरान को बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। लिटोटस, इसको बोलते हैं कटाक्ष अलंकार। चासमस, च्यासमस, च्यासमस को बोलते हैं व्यतिक्रम अलंकार। एक्सक्लेमेशन, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अलंकार। क्लाइमैक्स, उत्कर्ष अलंकार। और एंटी क्लाइमैक्स, जस्ट अपोजिट ऑफ द क्लाइमैक्स। एलिट्रेशन, ये जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुमाटुपोइया, इसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। पैराडॉक्स, और फाइनली है टोटोलॉजी, जिसको पुनरुक्ति अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 20+ फिगर ऑफ स्पीच है। अब इन्हीं के बारे में वन बाय वन कवर किया जाएगा एक एक। गुड मॉर्निंग। आज का फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी को बोलते हैं लक्षणा अलंकार, इसको हिंदी में बोलते हैं लक्षणा अलंकार। होता क्या है देखिए, मेटोनिमी रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ थिंग विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विद विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि जो मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होता है ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है ना। एक थिंग के नेम को किसी दूसरे नाम के साथ रिप्लेस कर देता है, जबकि दोनों का मतलब सेम होता है। और ऐसे नाम के साथ रिप्लेस करता है जो इस उस वर्ड से बहुत ज़्यादा क्लोजली, है ना, एसोसिएटेड होता है। जैसे यहाँ लेट मी गिव यू अ हैंड। अब बताइए इसका मतलब क्या है। लेट मी गिव यू अ हैंड मतलब मुझे आपकी मदद करने दो। तो यहाँ पर हैंड मीन्स होता है हेल्प होता है ना। लैंड मी योर ईयर्स मतलब मुझे अपने कान दो। ईयर्स अब होते किसके लिए हैं, तो लिसनिंग के लिए होते हैं। इसका मतलब लैंड मी योर ईयर्स, ठीक, लिसनिंग के लिए होते हैं, अटेंशन के लिए होते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो है अटेंशन दो, ठीक, ध्यान दो। माई फ्रेंड वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द बिग हाउस, मेरे फ्रेंड को बिग हाउस से रिलीज कर दिया गया। तो अब यहाँ बिग हाउस का मतलब क्या है, प्रिजन। अब देखिए डायरेक्ट प्रिजन कहने से क्या होता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मेरे दोस्त को जेल से रिलीज कर दिया गया, थोड़ा सा सुनने में एक ऑकवर्ड लगता है। इसलिए इस ऑकवर्ड को अवॉइड करने के लिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच ये बताया गया कि मेरे फ्रेंड को बिग हाउस से रिलीज कर दिया गया। हॉलीवुड हैज़ बिन रिलीजिंग मैनी वो मूवीज, ये कह रहे हॉलीवुड जो है वो डिफरेंट टाइप की मूवीज को रिलीज कर रहा है। अब यहाँ हॉलीवुड मीन्स होता है यूएस फिल्म इंडस्ट्री। देखिए यूएस फिल्म इंडस्ट्री की जगह पर हॉलीवुड का यूज किया जाता है। तो अगर कोई हॉलीवुड बोलता है तो कहीं ना कहीं यूएस फिल्म इंडस्ट्री उसका सेंस जा रहा है, डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। ओके। अब यहाँ मेटाोनिमी के केस में आप कुछ वर्ड देख सकते हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है। द क्राउन ये किंग के लिए यूज होता है। द बेंच ये जजेज के लिए यूज होता है। द हाउस द मेंबर्स ऑफ लोकसभा के लिए। द रेड कोट ये फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स को रेड कोट भी कहते हैं। स्वार्ड जो है ये मिलिट्री फोर्स के लिए होता है। पेन ये रिटन वर्ड के लिए होता है। जैसे द बेंच डिसाइडेड देयर ओपिनियंस, अब बेंच ने अपना ओपिनियंस अपने अपने ओपिनियन को डिसाइड किए।
अब बताइए यहाँ बेंच का मतलब वो टेबल चेयर वाला थोड़ी होगा, यहाँ बेंच का सेंस निकल रहा है कि जो जजेज थे, है ना, जो जज का ग्रुप ऑफ जज था, उन लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस को डिसाइड किए। तो यहाँ जजेज के प्लेस पर द बेंच का यूज हुआ है, सो डेट दिस इज द मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। गुड मॉर्निंग, आज का टॉपिक है अपास्ट्रॉफी। अपास्ट्रॉफी ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है और अपास्ट्रॉफी को नाउन के सेंस में भी कवर किया जाता है, जहाँ पर अपास्ट्रॉफी किसी पोजीशन को बताता है, लेकिन यहाँ पर अपास्ट्रॉफी को हिंदी में बोलते हैं संबोधन अलंकार। इट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू अ personified ऑब्जेक्ट और आइडिया। देखिए ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि एड्रेस करता है किसी डेड को, एब्सेंट को या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को। जैसे ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग। अब यहाँ पर होली नाइट को कहा जा रहा है हे पवित्र रात्रि, स्टार्स जो हैं वो चमक रहे हैं। अब बताइए नाइट सुनने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन यहाँ एड्रेस किया गया है नाइट को। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। अब यहाँ डेथ को एड्रेस किया गया है, हे डेथ कहाँ है तुम्हारी स्टिंग, है ना। ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, एंड ओ फ्रीडम आई नीड यू सो डेट आई मे फ्लाई फ्री इन द ओपन स्काई। अब यहाँ फ्रीडम को एड्रेस किया गया कि हे फ्रीडम तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मैं जो है ओपन स्काई में फ्रीली रूप से फ्लाई कर सकूं। तो जहाँ पर चीज़ों को एड्रेस किया जाता है वहाँ पर अपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। गुड मॉर्निंग, आयरनी। देखिए आप लोग सुने भी होंगे इसके पहले आयरनी टर्म। तो आयरनी जो होता है इसको बोलते हैं व्यंग अलंकार। इसमें एक तरह से चीज़ों को सैटायर रूप से एक्सप्रेस किया जाता है। आयरनी थ्री टाइप्स की होती है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। अब यहाँ वर्बल आयरनी को अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट और सार्काज्म। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि वर्बल आयरनी होता क्या है। तो देखिए इट अकर्स व्हेन अ स्पीकर सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। वर्बल आयरनी तब होता है जब स्पीकर कहता है ना, कोई चीज कहता है, कोई बात कहता है, ठीक, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। ठीक है, जैसे घर में क्या होता है, गुस्से से जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स कम आया है तो पापा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, है ना, वेरी गुड। इसका मतलब वो वेरी गुड तो बोल रहे हैं लेकिन उसका सेंस अदर निकल रहा है, दूसरे सेंस में बोल रहे हैं। जैसे देखिए इसलिए तो वर्बल आयरनी जो होता है आपका थ्री टाइप्स का होता है। ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट में होता क्या है, अ चेंज टू एम्फेसाइज द क्वालिटी ऑफ योर फीलिंग्स बाय इंक्रीजिंग देयर क्वांटिटी। ओवर स्टेटमेंट में चीज़ों को ओवर रूप से कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट कर दिया जाता है। जैसे आई हैवेंट सीन यू इन 100 ईयर्स, मैंने तुम्हें वर्षों में यानी कि सैकड़ों वर्षों में नहीं देखा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, इस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज किया जा रहा है, ओवर रूप से बताया जा रहा है ना। सेकंड टाइप होता है अंडर स्टेटमेंट। दिस अकर्स व्हेन यू अंडरमाइन समथिंग। ये तब होता है जब आप किसी चीज को अंडरमाइन करते हैं। जैसे इट वाज ओके, है ना, इट वाज ओके सेड बाय द स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट स्कोर ऑन द टेक्स्ट। जब टेक्स्ट में ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, उन्होंने कहा इट वाज ओके, यानी कि वो स्टेटमेंट को एक तरह से चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको नॉर्मली कह दे रहे हैं कि हाँ ठीक था, है ना। नेक्स्ट होता है आपका सार्काज्म। सार्काज्म क्या होता है, इन इट द स्पीकर सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही और सी मीन इन ऑर्डर टू शो कंटेम्प्ट और मॉक। नॉट ऑल सार्काज्म इज डिलीवर्ड रूडली और एंग्रली। देखिए सार्काज्म वो होता है जहाँ पर स्पीकर जो है जो कहता है उसका अर्थ उल्टा निकलता है ना। जैसे देखिए वेरी गुड, वेल डन, ये लोग तब बोलते हैं व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, जब कोई गलत कर देता है। जैसे
मान लो आपने किसी से कोई कहा कि हाँ कर दो भैया ये काम मेरा कर दो, उसने बिगाड़ दे तो आप कहते हो बहुत अच्छा, तुमको बोले भी करने के लिए और तुम पूरा एकदम सत्यानाश कर दिए। तो इस तरह से सार्काज्म वो होता है जहां पर जब कोई गलत कर देता है तो उसके बदले में कोई एक बोलता है ना, लेकिन उसका मतलब गुड सेंस में नहीं बल्कि अपोजिट सेंस में होता है। ठीक, तो वहां पर होता है सार्काज्म। आई हैवेंट सीन यू इन 100 years, मैंने तुम्हें वर्षों में यानी कि सैकड़ों वर्षों में नहीं देखा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, इस स्टेटमेंट को एम्फेसाइज किया जा रहा है, ओवर रूप से बताया जा रहा है ना। सेकंड टाइप होता है अंडर स्टेटमेंट। दिस अकर्स व्हेन यू अंडरमाइन समथिंग, ये तब होता है जब आप किसी चीज को अंडरमाइन करते हैं, जैसे इट वाज ओके, है ना, इट वाज ओके सेड बाय द स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट स्कोर ऑन द टेक्स्ट। जब टेक्स्ट में ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, उन्होंने कहा इट वाज ओके, यानी कि वो स्टेटमेंट को एक तरह से चीज़ों को फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको नॉर्मली कह दे रहे हैं कि हाँ ठीक था, है ना। नेक्स्ट होता है आपका सार्काज्म। सार्काज्म क्या होता है, इन इट द स्पीकर सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही और सी मीन इन ऑर्डर टू शो कंटेम्प्ट और मॉक। नॉट ऑल सार्काज्म इज डिलीवर्ड रूडली और एंग्रली। देखिए सार्काज्म वो होता है जहाँ पर स्पीकर जो है जो कहता है उसका अर्थ उल्टा निकलता है ना। जैसे देखिए वेरी गुड, वेल डन, ये लोग तब बोलते हैं व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, जब कोई गलत कर देता है। जैसे मान लो आपने किसी से कोई कहा कि हाँ कर दो भैया ये काम मेरा कर दो, उसने बिगाड़ दे तो आप कहते हो बहुत अच्छा, तुमको बोले भी करने के लिए और तुम पूरा एकदम सत्यानाश कर दिए। तो इस तरह से सार्काज्म वो होता है जहां पर जब कोई गलत कर देता है तो उसके बदले में कोई एक बोलता है ना, लेकिन उसका मतलब गुड सेंस में नहीं बल्कि अपोजिट सेंस में होता है। ठीक, तो वहां पर होता है सार्काज्म। गुड मॉर्निंग, आयरनी, देखिए आप लोग सुने भी होंगे इसके पहले आयरनी टर्म। तो आयरनी जो होता है इसको बोलते हैं व्यंग अलंकार। इसमें एक तरह से चीज़ों को सैटायर रूप से एक्सप्रेस किया जाता है। आयरनी थ्री टाइप्स की होती है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। अब यहाँ वर्बल आयरनी को अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट और सार्काज्म। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि वर्बल आयरनी होता क्या है। तो देखिए इट अकर्स व्हेन अ स्पीकर सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। वर्बल आयरनी तब होता है जब स्पीकर कहता है ना, कोई चीज कहता है, कोई बात कहता है, ठीक, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। ठीक है, जैसे घर में क्या होता है, गुस्से से जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स कम आया है तो पापा क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा, है ना, वेरी गुड। इसका मतलब वो वेरी गुड तो बोल रहे हैं लेकिन उसका सेंस अदर निकल रहा है, दूसरे सेंस में बोल रहे हैं। जैसे देखिए इसलिए तो वर्बल आयरनी जो होता है आपका थ्री टाइप्स का होता है। ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट में होता क्या है, अ चेंज टू एम्फेसाइज द क्वालिटी ऑफ योर फीलिंग्स बाय इंक्रीजिंग देयर क्वांटिटी। ओवर स्टेटमेंट में चीज़ों को ओवर रूप से कहा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेट कर दिया जाता है। जैसे आई हैवेंट सीन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। इसके पहले दो फिगर ऑफ स्पीच कवर कर लिया गया है। वन है आपका सिमली और सेकंड मेटाफर। अगर आपको देखना होगा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज द लिटरेरी टर्म फॉर गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा लिटरेरी टर्म होता है, एक ऐसा रेटरिकल डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें फॉर गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग, जिसमें किसी चीज को जो कि ह्यूमन नहीं है ना, समथिंग डेट इज नॉट ह्यूमन, किसी चीज को जो कि ह्यूमन नहीं है उसको
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अ लाई हैज नो लेग्स, मतलब झूठ के पैर नहीं होते हैं, यानी कि झूठ बहुत देर तक नहीं टिकता है, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पर बताइए, ये जो लेग्स हैं, पैर हैं, ये ह्यूमन की क्वालिटी हैं, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लाई को, ठीक है, यहाँ पर लाई को एक लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में लाई लिविंग थिंग्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है, जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब जेलसी जो है एक प्रकार की ग्रीन आइड मॉन्स्टर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आइड हैं, ये जो ग्रीन आइड हैं, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन यहाँ पर जेलसी को दिया गया, जेलसी को बताया गया कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर होती हैं। एनेक्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब एनेक्जाइटी जो चिंता, जो व्याकुलता थी, वो उसके फेस पर बैठी हुई है, वो उसके फेस पर है। तो अब बताइए, फेस ये ह्यूमन क्वालिटीज है, और यहाँ एनेक्जाइटी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे एनेक्जाइटी कोई इंसान हो, है ना। और ये बताया जा रहा है कि एनेक्जाइटी जो है, जो चिंता है ना, वो उसके फेस पर बैठी हुई है। द कर्टन डांस्ड इन द ब्रीज, मतलब कर्टन जो है ब्रीज में हल्की फुल्की हवा में डांस कर रहे हैं, जैसे हल्के हल्के हिल रहे हैं। अब डांस तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है, मतलब लिविंग थिंग्स ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्टेन को लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट है, द ग्रीस जम्प्ड आउट ऑफ द पैन, मतलब जो ग्रीस था, जो ऑयल था, वो पैन में, मतलब कढ़ाई में जब उनको डाला गया तो वहाँ पर वो कूदने लगे, जैसे होता है ना। तो ये सेम, अब यहाँ जंप वाली जो क्वालिटी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स की है, लेकिन यहाँ ग्रीस को जो है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, सो डैट ऑन हेयर which figure of speech is present, so that is personification figure of speech। तो पर्सोनिफिकेशन में सीधा आप याद रखो, वहां पर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया जाता है, सीधा। ओके, तो आई होप पर्सोनिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। जैसा होगा आपको फीडबैक बताते रहना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी को हिंदी में बोलते हैं उपलक्ष्य अलंकार। तो एक्चुअली दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। हियर अ पार्ट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द होल, और द होल इज यूज्ड टू डेजिग्नेट अ पार्ट। देखिए यहाँ पर सिंपली सा ये होता है कि एक पार्ट को एक होल की तरह ट्रीट किया जाता है, डेजिग्नेट कर दिया जाता है, या एक होल को जो है एक पार्ट में डेजिग्नेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड, मैं काम करता हूँ ब्रेड कमाने के लिए। अब बताइए, अपनी ब्रेड कमाने के लिए यहाँ क्या ब्रेड का सेंस आप रोटी से लेंगे? नहीं, मैं तो रोटी कमाने के लिए काम करता नहीं हूँ। इसका यहाँ पर जो ब्रेड का सेंस निकल रहा है, ये निकल रहा है कि खाने के सेंस, मैं अगर कमाता हूँ, सॉरी, मैं खाने के लिए, ठीक, अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए जो है काम करता हूँ, कमाता हूँ, ये चीज है, ठीक। इंडिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट, सॉरी यार, इंग्लैंड है, इंग्लैंड लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? इंग्लैंड जो है इंडिया के अगेंस्ट मैच को हार गई। इसका मतलब पूरी की पूरी इंग्लैंड तो हार नहीं गई। तो इंग्लैंड कंट्री है, और उस कंट्री के एक ये स्मॉल पार्ट, यानी कि इंग्लैंड में जो क्रिकेट टीम है, उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड टीम इंडिया की टीम के साथ में मैच को हार गई, ये चीज। अभी यहाँ जैसे ब्रेड, ये कंप्लीट पार्ट को दिखा रहा है, और जबकि इंग्लैंड, ये जो है इंग्लैंड कंट्री के एक स्मॉल पार्ट, यानी कि एक क्रिकेट टीम को दिखा रहा है। तो देखिए, इंग्लैंड एंड इंडिया रिप्रेजेंट द रेस्पेक्टिव क्रिकेट टीम्स ऑफ द टू कंट्रीज। तो यहाँ पर सिनेक्डकी है, क्यों? क्योंकि अ होल पार्ट डेजिग्नेट अ स्मॉल पार्ट। ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। अब बताए, उसके पास, अब ही यहाँ सिंगुलर है, उसके पास खाने के लिए कई माउथ्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ इसके पास 10-10 20-20 माउथ हैं।
यहाँ पर जो माउथ रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल से, मतलब उसके पास खिलाने के लिए, फीड मीन्स होगा खिलाने, खिलाने के लिए कई सारे लोग हैं, है ना। माउथ रिफर्स टू द पीपल, यहाँ पर माउथ जो है पीपल को रिफर करते हैं। तो सिनकडकी फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पर होता है जहाँ पर एक पार्ट को एक होल के एक होल को डेजिग्नेट करने के लिए यूज किया जाता है, या एक होल को, है ना, द होल को एक पार्ट में डेजिग्नेट करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, लेकिन आई होप ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर। गुड मॉर्निंग। टुडे द फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। अब देखिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स को हिंदी में विशेषण विपर्य अलंकार कहते हैं। ये होता क्या है, एपिथेट इज द एडजेक्टिव, एक्चुअल में एपिथेट जो होता है ये एडजेक्टिव होता है दैट डिस्क्राइब्स सम ऑब्जेक्ट और पर्सन, जो कि, और एडजेक्टिव का काम ही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करना। तो देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एपिथेट मीन दैट इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू सम अदर वर्ड। देखिए, सिंपली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है ना। एपिथेट को आपने कह दिया विशेषण, विशेषण को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस फिगर ऑफ स्पीच में जो एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव होता है उसको उसके प्रॉपर वर्ड से किसी अदर वर्ड में, ऐसे अदर वर्ड में ट्रांसफर किया जाता है दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस में उसके साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, सी हैड अ वंडरफुल डे, है ना। सी हैड अ वंडरफुल डे यानी कि उसके पास एक सुनहरा, एक गोल्डन डे था। तो इसमें होता क्या, एपिथेट वंडरफुल एक्चुअली डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ द डे सी एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पर डे के काइंड को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसका जो दिन था ना, वो पार्टिकुलर डे वंडरफुल था। तो यहाँ पर वंडरफुल ये क्या एपिथेट है, बिकॉज ऑफ दिस ऑन हेयर विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उसने एक स्लीपलेस नाइट गुजार दी। इसका मतलब वो रात को जो है सो नहीं पाया, स्लीपलेस थी, है ना। इट वॉज अ हैप्पी डे, मतलब एक सुनहरा, एक खुशहाल दिन था। तो एक्चुअल में डे नहीं था, बल्कि ये पार्टिकुलर पर्सन के लिए डे जो था, पार्टिकुलर पर्सन के लिए, उस पार्टिकुलर पर्सन के लिए उस दिन में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। सारा हैज एन अनहैप्पी मैरिज। सारा की शादी जो है वो हुई तो है, लेकिन वो जो है शादी खुशहाल नहीं है, बल्कि अनहैप्पी है। तो ये मैरिज के बारे में बताया जा रहा है कि मैरिज को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मैरिज हैप्पी नहीं है, उनके बीच की जो मैरिज है, जो सारा जिसके भी साथ मैरिज हुई है वो जो है अनहैप्पी रूप से रहते हैं, अनहैप्पी काइंड ऑफ मैरिज है। तो बिकॉज ऑफ वो adjectives that describes about a particular person or things, so this is the transferred epithets figure of speech. I hope it's clear. Good morning everyone. Today topic metaphor. यहाँ मेटाफर इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। तो देखिए, मेटाफर होता क्या है, आ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर जो है सिमिली ही होता है, लेकिन सिमिली में ये इम्प्लाइड सिमिली है। हियर वर्ड्स लाइक एज और वर्ड्स लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड। बस डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पर विदाउट लाइक या एज की हेल्प के बिना ही कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन होता है। और वी कैन से अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर टू अनलाइक थिंग्स को, टू डिफरेंट थिंग्स को कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन लाइक या एज का यूज किए बिना, मतलब इसकी
इसके यूज के बिना डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है, किसी चीज को डायरेक्ट मान लिया जाता है। यहाँ देखिए, इट डज थिंग्स बाई स्टेटिंग दैट थिंग ए इज थिंग बी। यहाँ पर जैसे एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ही फॉट लाइक अ लायन, उसने एक शेर की तरह फाइट किया। यहाँ पर ये बताया गया है कि उसने शेर की तरह फाइट किया। लाइक कंपैरिजन किया जा रहा है कि उसने, उसके और शेर के बीच में कंपेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ लाइक वर्ड की हेल्प से हुआ, इसलिए सिमिली है। लेकिन यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट बोल दिया जाए, ही वाज अ लायन इन फाइट, वो फाइट में एक शेर था। अब वो सचमुच तो शेर नहीं हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ डायरेक्ट मान लिया गया है। जबकि यहाँ भी वही सेंस निकल रहा है कि वो फाइट में एक शेर था, इसका मतलब उसने फाइट में एक शेर की तरह बहादुरी से मतलब फाइट किया, ये चीज। लेकिन यहाँ डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया विदाउट वर्ड, विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सो ही वाज अ लायन इन फाइट, ये क्या है आपका सिमिली नहीं बल्कि मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अदर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है ना। तो लाइफ और ड्रीम के बीच कंपैरिजन हुआ है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हो गया है थिंग ए इज थिंग बी। यहाँ पर लाइफ को ड्रीम मान लिया गया है ना। हर चीक्स वर रोजेज, मतलब उसके जो चीक्स हैं वो रोजेज थे। द कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल होता है वो डेजर्ट का सिप होता है। सीज एन एंजल, वो एक एंजल है। जैसे देखिए अभी तक आपने कंपेयर किया था, लाइक और एज का यूज किया था, तो वहां पर आपने बोला था सीज लाइक एन एंजल, मतलब वो एक एंजल के समान है। बट यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया सीज एन एंजल, कि वो एक एंजल है। सचमुच तो एंजल है नहीं, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज हैं, जो वर्च्यूज हैं उसका, वो एंजल से कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं, इसलिए उसको मान लिया गया है कि वो एंजल है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप ये क्लियर। देखिए एक एक मेटाफर, सॉरी एक एक फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके पहले सिमली कवर किया गया, अब सिमली का जो है एक तरह से इम्प्लाइड सिमली है, मेटाफर को कवर कर लिया गया। तो वन बाय वन बस आप लोग को फीडबैक बताना है, जैसा भी होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तब भी बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक सिमली। सिमली मीन्स उपमा अलंकार। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, वैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे, उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो सेम वही प्रोसेस, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और काफ़ी हेल्प हो जाएगी समझना। देखिए सिमली क्या होता है। आ सिमली इज अ rhetorical device used to compare two things typically using the words like or as और देन। देखिए सिमली एक प्रकार का रेट्रिकल डिवाइस होता है, लिटरेरी डिवाइस होता है, यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, जहाँ पर दो चीज़ों को, टू डिफरेंट थिंग्स को कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। और कौन से वर्ड का यूज करते हुए, लाइक, एज और देन वर्ड का यूज करते हुए। क्लियर। और यहाँ से दो तरह के फॉर्मेट बनेंगे। जैसे एज, इसके बाद में कॉमन क्वालिटी रहती है, फिर एज लिखा जाता है और ये नाउन के साथ नाउन को फॉलो करते हैं। जैसे एज कोल्ड, एज आइस। ठीक। तो यहाँ पर बात क्या की गई है, एज कोल्ड यानी कि उतनी कोल्ड, एज आइस जितनी की आइस होती है, आइस जितनी कोल्ड। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, ही इज एज फनी एज अ मंकी, मतलब वो उतना ही फनी है जितना कि मंकी है। अब आप बताइए यहाँ पर एक तो अभी जैसे यहाँ सिमली है, ये तो कंफर्म है, ठीक, क्योंकि यहाँ एज वर्ड का यूज हुआ है। लेकिन क्यों है, जैसे अगर आपको प्रूव करना है कि सिमली है तो क्यों है,
तो यहाँ पर आपको देखना है कि सिमिली जो होता है ना, वो टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करता है। तो यहाँ पर एक तो ही है ना, और एक मंकी है, दो डिफरेंट चीजें हो गई। इन दोनों के बीच क्वालिटी है फनी, और यहाँ बात यही बताई जा रही है कि वो उतना फनी है जितना कि मंकी, यानी कि वो बंदर जितना फनी है। तो उसके और मंकी के बीच जो कॉमन क्वालिटी है वो क्या है, फनी है, बिकॉज ऑफ दिस इज द सिमिली। लेकिन अगर यहीं पर सेम क्वालिटी होता मान लो, तब वहां पर ये सिमिली नहीं होता। याद रखना, मतलब सिमिली के लिए टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में एक कॉमन क्वालिटी होना चाहिए। अगर टू डिफरेंट थिंग्स नहीं है, टू सेम थिंग्स आ गई हैं और कंपेयर किया जा रहा है, तब वहां पर सिमिली नहीं बल्कि कंपैरिजन होता है। क्लियर है? इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, मतलब वो उतना सुंदर है जितना कि उसकी सिस्टर। तो अब सी और हर सिस्टर ये दोनों सेम कास्ट की हो गई, डिफरेंट नहीं है ना, ये दोनों सेम कास्ट की हैं, सी और हर सिस्टर। इसलिए यहां पर भी कंपैरिजन किया जा रहा है, बट टू डिफरेंट चीजों के बीच नहीं बल्कि सेम थिंग्स के बीच में। इसलिए यहाँ पर सिमिली नहीं होगा बल्कि कंपैरिजन होगा। यहाँ रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड्स और कास्ट, देन इट विल नॉट बी सिमिली बट कंपैरिजन। ये करें, अगर दो सेम काइंड या सेम कास्ट के ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तब वहां पर सिमिली नहीं बल्कि कंपैरिजन होता है। मतलब इसको जस्ट कंपैरिजन कहेंगे, सिमिली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिमिली के लिए लोग ट्रिक बना लेते हैं। हाँ, एज लगा है, लाइक लगा है तो सिमिली होगा, ना ना, ऐसा गलती नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर इज एज स्वीट एज शुगर। मेरी सिस्टर उतनी स्वीट है जितनी की शुगर, है ना, यानी कि माई सिस्टर और शुगर टू डिफरेंट थिंग्स हो गई, और इनके बीच जो कॉमन क्वालिटी हो गई वो हो गई स्वीट। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो जो है ऑक्स जितना स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर ये तो हो गया एज, तो एज में आपने देखा एज, इसके बाद कॉमन क्वालिटी होगी, फिर एज, फिर यहाँ पर नाउन होगा। क्लियर है? अब यहाँ वर्ब लाइक की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, वर्ब लाइक, इसके बाद ए एन द आर्टिकल, या नहीं आर्टिकल, मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके बाद नाउन, या जो सिंपली लाइक ए एन द हो भी सकता है, नन का मतलब ए एन द नहीं भी हो सकता है, इसके बाद नाउन। अब जैसे यहाँ फाइट लाइक कैट्स, इसका मतलब क्या हुआ, फाइट लाइक कैट्स यानी कि कैट के समान फाइट, कैट्स के समान फाइट। लाइक एन एंजल मतलब एक एंजल के समान, इस तरह से। जैसे ही फॉट लाइक अ लायन, उसने वो शेर की तरह फाइट किया, उसने जो है शेर की तरह फाइट किया। तो यहाँ पर ही और लायन के बीच जो क्वालिटी है, जो कॉमन क्वालिटी है, वो है फाइट, है ना, मतलब वो उस तरीके से फाइट किया, उस बहादुरी के साथ फाइट किया जिस तरीके से शेर करता है ना। हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज, उसके चीक्स रोज के समान रेड हैं, है ना, रोज मीन समझ रहे हैं ना, गुलाब के समान रेड हैं। ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी, वो एक बेबी की तरह है, वो एक बेबी के समान सो गया, मतलब जिस तरह से एक छोटा सा बेबी सोता है उसके जैसा वो भी सो गया। तो यहाँ पर ही और बेबी, यहाँ टू डिफरेंट थिंग्स हैं, क्योंकि देखिए नाम से क्लियर है, मतलब वो एक बेबी की तरह सो गया, तो बेबी ही है भाई, छोटा है, और कहीं ना कहीं ही जो है इसके कंपैरिजन में एल्डर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच डेट एक्सप्रेसेस अ रिजेम्बलेंस थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स यूजिंग वर्ड्स लाइक
और एज। यहाँ पर सीधा ही बताया गया है कि दो अगर डिफरेंट थिंग्स के बीच में एक समानता दिखाया जाए, जहाँ पर कम से कम जो है एक क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, रिजेम्बलेंस होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका सिमिली होता है। और सिमिली में कंपैरिजन लाइक और एज की हेल्प से किया जाता है, जहाँ पर जनरल सेंस में लाइक का सेंस के समान या की तरह से निकलता है, और एज का सेंस जैसे या के रूप में निकलता है। ओके, तो ये है आपका सिमिली। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। ओके, गुड मॉर्निंग। आज का फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म को बोलते हैं व्यंजना अलंकार। अब देखिए होता क्या है, यूफेमिज्म इज द पोलाइट एक्सप्रेशन एंड इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर कंपैरेटिवली अनप्लीजेंट और हॉर्स। यूफेमिज्म एक ऐसा लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है, आप बोल सकते हैं पोलाइट एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पर, है ना, हार्श या अनप्लीजेंट वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है सॉफ्ट वर्ड्स में, है ना, रिप्लेस कर दिया जाता है सॉफ्ट वर्ड्स में। सिंपली जैसे ही हैज डाइड। अब यहाँ डाइड सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वो मर गया है, मर चुका है, तो ये अनप्लीजेंट या हार्श वर्ड लग रहा है। तो अगर इसका यूफेमिज्म किया जाएगा तो बन जाएगा ही हैज पास्ड अवे। तो ये जो है इसका साउंड्स गुड लग रहा है कंपैरिजन देन डाइड। डाइड के कंपैरिजन में पास्ड अवे ये बेटर लग रहा है, और डाइड हार्श या अनप्लेजेंट वर्ड है, जबकि ये पास्ड अवे ये सॉफ्ट वर्ड्स है। तो बिकॉज ऑफ यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स दिस कन्वर्ट इनटू यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच। अनप्लीजेंट या हार्श को जब सॉफ्ट वर्ड्स में रिप्लेस कर दिया जाता है, तब वहां पर यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जांपल देख सकते हैं, दिस सेकंड हैंड सोफा इज फॉर सेल। अब देखिए सेकंड हैंड सोफा सुनने में ही ऐसे लगता है पुराना है ना, सेल के लिए है। इसको सेकंड हैंड सोफा के प्लेस पर अगर आप ये बोलते हैं प्री लव्ड सोफा, तो ये सुनने में अच्छा लगता है ना। शी इज अनएम्प्लॉयड, मतलब वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक, ये हार्श वर्ड लग रहा है, इसकी जगह हम बोल सकते हैं शी इज बिटवीन जॉब्स, है ना, शी इज बिटवीन जॉब। तो ये हो गया आपका यूफेमिज्म। शी हैज बीन शॉक्ड, है ना, शी हैज बीन सेक्ड, यहाँ करिए शी हैज बीन सैक्ड। अब यहाँ पर सैक्ड के जगह पर अगर यूज किया जा रहा है शी हैज रिजाइंड हर कमीशन, तो ये जो है आपका सॉफ्ट वर्ड है, और सैक्ड जो है क्या है, हार्श वर्ड है। सो बिकॉज ऑफ यूजिंग सॉफ्ट वर्ड्स दिस कन्वर्ट इनटू यूफेमिज्म, ये यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच में चेंज हो गया। गुड मॉर्निंग। ऑन हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अब ये होता क्या है, तो देखिए हाइपरबोल इज द, इसको हाइपरबली भी बोल सकते हैं। हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच डेट यूजेज एक्सट्रीम एग्जेगरेशन। अब ये चीज आप याद रखिएगा, एक्सट्रीम एग्जेगरेशन टू ड्रामेटाइज द इम्पैक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स एक सेंटेंस का इम्पैक्ट को ड्रामेटाइज करने के लिए जब बहुत ज़्यादा एग्जेगरेशन का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का होता है। जैसे हाइपरबोल होता है ही इज ओल्डर देन हिल्स, मतलब वो हिल्स से भी ओल्डर है। अब बताइए कोई हिल्स से ओल्डर हो सकता है? हिल्स जो होते हैं 400-500 साल के होते हैं, कोई ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है और दिखाया गया है इस तरह से, सी क्राइड सो मच डेट हर टीयर्स कुड फील द सी, मतलब उसने इतना रोया कि उसके आंसू से समुद्र भर सकता है। बताए ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन यहाँ पर इस चीज को दिखाया गया, इस चीज को एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पर क्राइड पर, कि वो इतनी रोई कि जो है उसके आंसू से समुद्र भी भर सकता है। इट मीन यही सेंस दे रहा है कि उसने बहुत रोया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि बैटल में खून की नदियां बह गई। अब खून की नदी तो बहेगी नहीं,
लेकिन इसका मतलब बैटल में बहुत ज़्यादा खून खराबे हुए, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, ये संसार है और इस चीज़ को एम्फेसाइज किया जा रहा है। बातों को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिया जा रहा है। आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेस, मतलब मैंने उसे वर्षों से नहीं देखा है, वर्षों से मतलब शताब्दियों से नहीं देखा। अब ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं। माई स्कूल बैग वेज अ टन, मतलब मेरा स्कूल बैग ना टन, उसका अगर वजन जो है टन में है। अब कहाँ बताइए, स्कूल बैग का वजन टन में हो सकता है क्या? कुंटल में भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है बात को एग्जैगरेट कर दिया गया है। क्लियर? तो जब जहाँ बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, है ना, राई का पर्वत बना दिया जाए, वहाँ पर हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है? गुड मॉर्निंग। आज का फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स। उत्कर्ष अलंकार इसको हिंदी में बोलते हैं क्लाइमैक्स को, और लोग कहते हैं अभी क्लाइमैक्स बाकी है। तो क्लाइमैक्स से समझिए एक्चुअल में होता क्या है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग और इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ पर सीधा ऐसे याद रखो, इसमें जो इवेंट्स का सीरीज होता है, तो इवेंट्स के सीरीज का अरेंजमेंट जो होता है वो इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस जहाँ पर लोअर टू हायर क्वालिटी की तरफ चलते हैं। जैसे आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कॉन्कर्ड, और मैं जीत गया। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के लिए पहले तो लाइफ चाहिए, फिर फ्रीडम चाहिए और उसके बाद परस्यूट चाहिए। लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज जॉब। कोई भी पहले अपने आपको प्रायोरिटी देगा, उसके बाद फैमिली को, उसके बाद कंट्री को, उसके बाद में गॉड को। लुक अप इन द स्काई, इट्स अ बर्ड, ये कह रहे हैं देखो आसमान के में ऊपर की तरफ देखो, वो एक बर्ड है। तो क्लाइमैक्स में लोअर टू हायर चला जाता है, जबकि एंटी क्लाइमैक्स में अपोजिट होता है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। यहाँ पर जो है इवेंट्स के सीरीज का जो अरेंजमेंट होता है वो डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में होता है। हायर टू लोअर चलते हैं। जैसे एग्जांपल, ही सैक्रिफाइस्ड हिज ऑनर, उसने अपने ऑनर को सैक्रिफाइस किया। हिज होम, अपने घर को, एंड हिज बुक, और अपने अपनी किताबों को। जबकि इसका एक्चुअल में सही रूप क्या होगा, पहले किताबों को सैक्रिफाइस किया, फिर घर को, फिर अपनी इज्जत को, ऑनर को। इन डेट एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली खो दी। हिज कार, अपनी कार खो दी। एंड हिज स्टाइलिश वॉच, और अपना स्टाइलिश चश्मा खो दिया। तो उसके लिए सबसे कम इंपॉर्टेंस की चीज चश्मा रही होंगी, उसके बाद कार और फैमिली सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर उल्टा बात किया गया। आई डाई, मैं मर गया। आई फेंट, मैं बेहोश हुआ। आई फॉल, मैं गिरा। अब बताओ, मर जाओगे तो कहाँ से बेहोश होगी, कहाँ गिरोगे? इसका मतलब यहाँ पर हायर टू लोअर चला, सही फॉर्मेट होगा, मैं गिरा, मैं बेहोश हुआ और मैं मर गया। सी इज अ गुड मदर, अ बिजनेसमैन, अ कुक। वो एक गुड मदर है, एक बिजनेसमैन है, एक कुक है ना। यहाँ पर हायर टू लोअर चलें, इसलिए यहाँ पर क्या है, एंटी क्लाइमैक्स है। एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। एक्चुअली एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, और इसमें होता क्या है, इट इज द रिपीटेड साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स टू फोकस अटेंशन और कन्वे एन आइडिया और इमोशन। ये क्या होता है, वर्ड के बिगिनिंग लेटर का रिपीटेड साउंड्स होता है ना। और क्यों होता है, टू फोकस अटेंशन और कन्वे एन आइडिया, किसी आइडिया या इमोशन को फोकस करने के लिए। द साउंड इज यूजुअली अ कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड जो होता है यूजुअली कॉन्सोनेंट साउंड होता है ना। इट इज हैवीली यूज्ड इन टंग ट्विस्टर्स, और इसको टंग ट्विस्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एलिट्रेशन को। जैसे ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर, तो इसको एक जल्दी जल्दी बोलेंगे तो टंग ट्विस्टर्स हो जाएगा, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर। तो यहाँ बा 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 साउंड का रिपीटेड है ना। किम केम टू हेल्प अस कट आउट अ कलरफुल काइट फॉर क्रिस, तो यहाँ सब में के का ये सारा जो है ये का साउंड दे रहे हैं ना। इसके बाद में सीप, शुड, स्लीप, सेड, सा का साउंड आ रहा है।
द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी एज अ बी, तो यहाँ पर बा का साउंड आ रहा है। लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप, देखिए यहाँ क्या है, लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आनोमाटोपोइया। आनोमाटोपोइया को बोलते हैं ध्वन्यात्मक अलंकार। तो देखिए ये होता क्या, इट इज द फिगरेटिव टर्म, ये फिगरेटिव टर्म है फॉर वर्ड्स दैट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट अ साउंड, ऐसे वर्ड्स के लिए जो कि साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन राइटिंग एंड लिटरेचर फॉर इफेक्ट, दे आर द अटेम्प्ट्स ऑफ राइटर्स टू पुट साउंड्स इनटू वर्ड्स। अब जैसे कुछ साउंडिंग वर्ड्स हैं, म्यू ये कैट साउंड है, पॉप बैलून साउंड है, बार्क डॉग साउंड है, बज ये बी साउंड है, और हॉन्क या बीप ये मशीन साउंड है, स्प्लैश ड्रिप या स्प्रे ये जो है नेचर साउंड है। जैसे द बी बज्ड इन माई ईयर, तो यहाँ बज्ड जो है साउंड को रिप्रेजेंट करता है, मधुमक्खियों ने मेरे कान में भिनभिनाया, तो ये है आपका अनुमाटोपोइया। द पॉप ऑफ बैलून इकोड थ्रू द रूम, है ना। बैलून की जब बैलून ब्लास्ट हुआ तो वहां पर जो साउंड पॉप है वो रूम में इको करने लगा। द बूम ऑफ फायरवर्क्स स्केर्ड द बेबी, फायरवर्क्स जब हुआ तो उसकी आवाज ने उस बच्चे को स्केयर कर दिया, तो यहाँ पर बूम जो है साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, आनोमाटोपोइया। आज का फिगर ऑफ स्पीच है चियास्मस, है ना। चियास्मस को बोलते हैं व्यतिक्रम अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट्स आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर इन द सेम और मॉडिफाइड। यहाँ पर क्या होता है, वर्ड्स को या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस को या कॉन्सेप्ट्स को रिवर्स ऑर्डर में रिपीट किया जाता है। जैसे फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, तो यहाँ चियास्मस फिगर ऑफ स्पीच है। वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, याद रखिएगा जहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में बात को बताया जाता है एक ही चीज को, तो वहां पर होता है चियास्मस फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है आपका हर लाइफ टेक द गर्ल आउट ऑफ द कंट्री बट यू कैन नॉट टेक द कंट्री आउट ऑफ द गर्ल, तो यहाँ अपोजिट बातें हुई हैं। या यहाँ पर एक एग्जांपल और है, हर लाइफ वाज फुल ऑफ चिल्ड्रन एंड हर चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ, क्लियर है। तो फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, वन शुड ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट, तो जहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट को वर्ड्स को ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस को रिवर्स ऑर्डर में एक्सप्रेस किया जाता है वहां पर चियास्मस फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक अलंकार। एक्सक्लामेटरी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक अलंकार। देखिए क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द एक्सक्लामेटरी फॉर्म इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन टू अ पॉइंट, मतलब इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच में बातों को जो है एक एक्सक्लामेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ताकि अटेंशन ड्रॉ किया जा सके। इट एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, एडमायरेशन, शॉक और एंगर, और इस फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस क्या क्या एक्सप्रेस किया जाता है, एक्साइटमेंट, एडमायरेशन, शॉक या एंगर को। जैसे हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, व्हाट अ फॉल वाज देयर माई कंट्री मैन, व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट, जैसे अब सनसेट को देखकर कोई कह रहा है व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट, कितना सुहावना, कितना गजब का सनसेट है ना। तो यहाँ चीज़ों को एक्सक्लामेटरी फॉर्म में, सरप्राइज के फॉर्म में, एक्साइटमेंट के फॉर्म में बोला जा रहा है। सो डेट्स वाई यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एक्सक्लामेशन फिगर ऑफ स्पीच यानी विस्मयादि बोधक अलंकार होगा। गुड मॉर्निंग, आज का टॉपिक है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिपक्षता अलंकार। ये क्या होता है, देखिए एंटीथेसिस इज द यूज ऑफ टू कंट्रास्टिंग और अपोजिट टर्म्स इन अ सेंटेंस फॉर इफेक्ट। एंटीथेसिस सेंटेंस में दो अपोजिट टर्म्स होते हैं या दो कंट्रास्ट टर्म्स होते हैं इफेक्ट लाने के लिए। द टू टर्म्स आर सेट नियर ईच अदर, ये दोनों टर्म्स का जो सेट होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं। टू इन्हांस आर हाईलाइट द कंट्रास्ट इन अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग में जो है कंट्रास्ट को हाईलाइट या इन्हांस करने के लिए। जैसे देखिए पेशेंस इज
बिटर बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट। अब यहाँ बिटर और स्वीट ये दोनों अपोजिट टर्म्स है। यहाँ पर ये बताया गया कि पेशेंस बिटर तो होता है, लेकिन ये अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होता है, फ्रूट होता है, वो स्वीट होता है। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। मतलब मेनी आर कॉल्ड कईयों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चूजन लेकिन कुछ को ही चुना गया। तो मेनी और फ्यू ये कंट्रास्ट वर्ड है। स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। ये करें स्पीच सिल्वर है लेकिन साइलेंस गोल्ड है। तो स्पीच और सिल्वर कंट्रास्ट हैं, एंटीथेसिस को शो कर रहे हैं। दिस इज वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन। मतलब ये एक इंसान के लिए तो एक स्मॉल स्टेप है, बट वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन मैनकाइंड के लिए एक जायंट लीप है, एक जो है विशाल कदम है, विशाल स्टेप है ना। तो यहाँ स्मॉल और जायंट जो है कंट्रास्ट टर्म है। डेट्स व्हाई ऑन हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज द एंटीथेसिस। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास अलंकार, है ना। ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं एक तरह से। यहाँ भी कंट्रास्ट अपोजिट टर्म्स का यूज होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर ज्वाइंट फॉर द सेम सब्जेक्ट इन द सेम फ्रेज। मतलब यहाँ पर दो अपोजिट क्वालिटीज जो हैं एक ही फ्रेज में एक ही सब्जेक्ट के लिए आते हैं, ज्वाइन होते हैं। जैसे दिस ग्लास इज फुली इम्पटी, है ना। ये ग्लास पूरी तरह से इम्पटी है। तो फुली इम्पटी ये अपोजिट क्वालिटीज हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए आए। यही आपको ध्यान देना, एंटीथेसिस में एक सब्जेक्ट के लिए नहीं आता है, लेकिन ऑक्सीमोरन में एक ही सब्जेक्ट के लिए आता है। ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। तो रेगुलरली इर्रेगुलर अपोजिट क्वालिटीज हैं, डेट्स व्हाई ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। नेक्स्ट है हिज लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ ओपन सीक्रेट अपोजिट क्वालिटीज हैं। अ सर्जरी इज द रिजल्ट ऑफ काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं काइंड क्रुएल्टी दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। ही वॉज सीरियसली फनी। अब यहाँ सीरियसली भी है, फनी भी है, तो ये अपोजिट क्वालिटीज हैं। तो यहाँ ऑक्सीमोरन है, एक ही सब्जेक्ट के लिए है। दिस इज एन ओरिजिनल कॉपी। ये एक ओरिजिनल कॉपी है। ओरिजिनल और कॉपी या अपोजिट क्वालिटीज हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए आया है। डेट्स व्हाई ऑन हियर व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, वो है आपका लिटोटस। लिटोटस को बोलते हैं कटाक्ष अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द नेगेटिव ऑफ द अपोजिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अफर्मेटिव। यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट का नेगेटिव एक्सप्रेस किया जाता है ना। लेकिन नेगेटिव रूप से उसको पॉजिटिव के सेंस में बोला जाता है। जैसे ही इज नॉट क्लेवर, ये नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर सेंस ये बोला जा रहा है कि ही इज फुलिश, मतलब वो मूर्ख है, मेन क्वालिटी। यानी कि नॉट और अपोजिट क्वालिटी मिलकर जो है मेन क्वालिटी बनेगा, है ना। सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका मतलब वो सुंदर नहीं है ना, वो सुंदर नहीं है। यू आर नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, तुम ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, इसका मतलब तुम मूर्ख हो, है ना, वीक स्टूडेंट हो। द आइसक्रीम इज नॉट गुड, आइसक्रीम अच्छी नहीं, इट मीन्स आइसक्रीम इज बैड, आइसक्रीम बैड है। तो ये है आपका लिटोटस कटाक्ष अलंकार, यहाँ कटाक्ष किया जाता है। अब इसके बाद देखिए पन। पन को बोलते हैं श्लेष अलंकार। क्लियर, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार। पन एक्चुअली दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड द पन इज ऑफन यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ जोक। पन को अक्सर ऑफनली एक जोक के फॉर्म में डबल मीनिंग के सेंस में यूज किया जाता है। वेयर वर्ड्स कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, जहाँ पर इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड के एक से अधिक मीनिंग हो सकते हैं, और वर्ड्स कैन साउंड लाइक मैनी मीन समथिंग एल्स, एंड इट इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज डेट आर ऑफन बट नॉट ऑलवेज ह्यूमरस। मतलब ये अक्सर जो है ह्यूमरस होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसे सी हैज मैनी फैंस। अब यहाँ
फैंस के दो मीनिंग हैं, एक फैंस मीन्स प्रशंसक और एक फैंस मीन्स पंखा। जैसे हम कह दें तुम्हारे पास कई सारे फैंस हैं, तो डबल मीनिंग के सेंस में भी बोल सकते हैं, एक तो प्रशंसक और एक जो है पंखा। क्लियर है? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। अब यहाँ स्टोरीज की दो सेंस होता है, कथा और मंजिल। इट्स पॉइंटलेस टू राइट विद अ ब्रोकन पेंसिल, मतलब ये पॉइंटलेस है, बेकार है, एक ब्रोकन पेंसिल से कोई चीज लिखना बेकार है। या जो है दूसरा जो है पॉइंटलेस का मतलब बिना नोक का, है ना। अब यहाँ पॉइंटलेस का दो सेंस निकल रहा है, एक तो बेकार व्यर्थ यूजलेस, और दूसरा है बिना नोक का, यानी कि पॉइंटलेस, पॉइंट नहीं है उस पेंसिल का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है ड्रामेटिक आयरनी। इसको ड्रामेटिक व्यंग अलंकार भी बोलते हैं हिंदी में। ये होता क्या है तो देखिए, एक्चुअल में ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, इट अकर्स व्हेन द ऑडियंस और रीडर नोज मोर देन द करेक्टर अबाउट इवेंट्स। ये वहाँ पर होता है जहाँ पर ऑडियंस या रीडर जो है ना, ऑडियंस या रीडर किसी इवेंट के बारे में, ड्रामा में हो रहे इवेंट के बारे में करेक्टर से ज़्यादा जानता हो। जैसे अ बॉय इन अ हॉरर फिल्म हाइड्स इन अ क्लोजेट, मतलब हॉरर फिल्म में एक लड़का एक क्लोजेट में छिप जाता है ना, एक कमरे में छिप जाता है। वेयर द किलर जस्ट वेंट, जिस कमरे में किलर अभी गया ही होता है ना। उस लड़के को नहीं पता है कि उस कमरे में किलर है, जबकि ये बात ऑडियंस को पता है। तो यहाँ पर ड्रामेटिक आयरनी होती है ना। देखिए, ऑडियंस नोज द किलर इज देयर, ऑडियंस को पता है कि किलर वहाँ पर है, बट ही डज नॉट, लेकिन उस लड़के को ये बात नहीं पता है। नेक्स्ट है सिचुएशनल आयरनी। अब देखिए यहाँ सिचुएशनल आयरनी क्या होता है, दिस refers to the contrast between the actual result of a situation and what was intended to happen। यहाँ पर देखिए, a man who owns a lawn maintenance business cannot get grass to grow in his own backyard, है ना। एक इंसान जो कि लॉन को, एक बड़े से लॉन को बिजनेस कर सकता है, मैनेज कर सकता है ना, एक लॉन मेंटेनेंस बिजनेस का मालिक है, कैन नॉट गेट ग्रास टू ग्रो इन हिज ऑन बैकयार्ड, वो अपने खुद के बैकयार्ड में, खुद के आंगन में जो एक घास तक नहीं उगा सकता है। तो एक प्रकार से आयरनी ही तो हो गया कि वो एक बड़े से लॉन मेंटेनेंस बिजनेस का मालिक है, लेकिन अपने घर में जो है एक ग्रास तक, अपने घर के आंगन में ग्रास तक नहीं उगा सकता है। क्लियर है? गुड मॉर्निंग। टुडे द फिगर ऑफ स्पीच इज द एसोनेंस। एसोनेंस है, देखिए एसोनेंस होता क्या है। एसोनेंस टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर वर्ड्स क्लोज टू वन अनदर रिपीट द सेम वोवेल साउंड। देखिए, एसोनेंस वहाँ पर होता है जब दो या दो से अधिक वर्ड एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हों और वो सेम वोवेल साउंड रिपीट करते हों, बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स। लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो या ना हो इससे नहीं मैटर करता है, बस सेम वोवेल साउंड होना चाहिए। जैसे द फैट कैट हैड अ स्नेक, तो यहाँ पर ए यानी कि ए का साउंड दे रहा है, द फैट कैट हैड अ स्नैक। दूसरा देखिए, इट राइजेज हाई इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई, तो यहाँ पर आई जो है आई का साउंड दे रहा है, आई आई आई, और वाई भी आई का, स्काई। क्लियर? मेन सेल द बेडिंग वेल्स, यहाँ ए का साउंड दे रहा है ना, ई, इस तरह से आपको साउंड से मतलब है। आगे यहाँ देखिए, द इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग द स्टीयर सॉरी टू स्टीयर द व्हीकल, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग, इंजीनियर, ईयर, ई एक्चुअली में ये ई का साउंड दे रहा है, जैसे इंजीनियर, स्टीयरिंग, स्टीयर, ई,
तो यहाँ किसका साउंड आ रहा है? ई का। तो इसलिए यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है।